Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your CTET paper 1 as you already know that कि हम लोगों को सेकेंड मतलब ये जो 20th जो आपका चैप्टर है विच इज़ हुज फॉरेस्ट, तो ये जो है हमने फर्स्ट इसका पार्ट कर लिया था और आज जो है इसका सेकंड पार्ट है और आज ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद 21st एंड 22 बस ये दो आपके जो चैप्टर्स हैं वो बचे हैं, ये अक्टूबर में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो लाइक फादर लाइक डॉटर भी आपके पास आ जाएगा, एक दिन का मतलब कुछ मिनट्स का चैप्टर है ये बेसिकली। एंड 22 ऑन द मूव अगैन, और ये भी मतलब ये लास्ट है। उसके बाद तो हम एक मैराथन सेशन जो है लेकर आएंगे, इसी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मतलब आपका 5th क्लास का जो EVS का समरी है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ साथ ना आपको लास्ट चैप्टर में ऑन द मूव अगेन में कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब पेडागोजी से रिलेटेड हम चीज़ें भी करेंगे। राइट, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और हम अपना सेकंड पार्ट जो है इसको कवर करते हैं। सो लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे हुज फॉरेस्ट के बारे में कि ये जो है जो फॉरेस्ट होते हैं ये थिकली कवर्ड होते हैं। एंड यहाँ पे ये बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका घर होता है। यहाँ पे झारखंड में जो कम्युनिटी रहती है कुडुक कम्युनिटी, उनकी लैंग्वेज क्या है, कुडुक है। और मोस्टली जो फॉरेस्ट पी के पीपल होते हैं ना, जो आदिवासी होते हैं, वो अपने आप को फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा लिंक मानते हैं। एंड फॉरेस्ट जो है आपको वुड, हर्ब्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमने सूर्यमणि भगत के बारे में पढ़ा था कि कुडुक कम्युनिटी या झारखंड में मतलब ये उनके फाइट, मतलब उनके जो राइट है ना उनके लिए फ़ाइट करती हैं। इनको गर्ल स्टार कहा जाता है क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी थी और एक सामान्य लड़की की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी थी। और इन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन में भी पार्टिसिपेट करा था, इनको गर्ल स्टार कहा जाता है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये बहुत ही मेन चीज़ें बताई हैं मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितने भी ग्रीन चीज़ से टिक हैं या फिर जितना भी हाईलाइटेड है ना उनको तो ज़रूर पढ़ के जाना है। यहीं से स्टेटमेंट बेस्ड या जिस भी हिसाब से क्वेश्चंस है वो बनेंगे। कलेक्टिव बैंक भी बताया था, ना कि आपका ना मेरा बल्कि सबका होता है ये। और इन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन में पार्टिसिपेट करा और ये सारी चीज़ें। जंगली जो है एक डेरिवेटरी रिमार्क होता है जो हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा तोरांग का मतलब होता है जंगल। हाँ, तो मैंने ना लास्ट क्लास में एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने ये कह दिया था कि जंगल को मतलब बेसिकली तोरांग कहते हैं जंगल को कुडुक लैंग्वेज में, बल्कि इसका उल्टा था कि जो जंगल है उसको कुडुक लैंग्वेज में तोरांग कहा जाता है। सिंपल इतनी सी चीज़ थी। तोरांग सेंटर में वो सारी चीज़ें होती हैं, लाइक फेस्टिवल कैसे मनाएंगे, अपने म्यूज़िक्स नहीं भूलेंगे, अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स को पहनने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल का लैंग्वेज और जो पढ़ाई है वो तो सीखे अपनी भी चीज़ें सीखे। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम, नया टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। सो पीपल जो कि फॉरेस्ट में 25 सालों से रह रहे हैं उनका अधिकार है उस फॉरेस्ट पे और वहाँ पे क्या उगेगा उस पर भी। सो पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज़ ग्रोन ऑन इट, कि उस पर जो भी उगाया जाएगा और उसके ऊपर मतलब पूरा राइट होगा जो लोग भी 25 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, 25 साल से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट। आप उन्हें फॉरेस्ट से दखल उनको फॉरेस्ट से आप नहीं निकालोगे, राइट। एंड द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय द ग्राम सभा, और जो वहाँ की ग्राम सभा होती है वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, उनके लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। इसके अलावा एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि क्या होगा अगर हमने फॉरेस्ट काट भी दिए तो, राइट। सो कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू लेस देन नॉर्मल रेनफॉल इन द एरिया। तो अगर फॉरेस्ट कट जाएंगे तो जितनी रेनफॉल होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। एंड दिस लेड टू अ प्रोलॉन्ग समर, और समर भी जो है वो बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब बारिश नहीं होगी, अच्छा मानसून वगैरह जो है वो सब नहीं आएगा। इसके अलावा वैसे इस हिसाब से मतलब इस टॉपिक के बाद हमें तो ये पढ़ना था, वैसे उड़ीसा के बारे में पढ़ना था, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा मिज़ोरम के बारे में लिख दिया है क्योंकि वो थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना सबके एरियाज़ पता होने चाहिए, सबकी डायरेक्शन पता होना चाहिए, राइट। सो मिज़ोरम कहाँ है? सो पहली चीज़ ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। जो मिज़ोरम है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पड़ता है, यानी कि अगर हम मैप देखें तो यहाँ पर जो है आपका मिज़ोरम इस तरफ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, राइट। अगर अभी मैप मतलब मैं यहाँ पे लगा दूंगी, उसमें आपको दिखा दूंगी कि मिज़ोरम बेसिकली कहाँ पर है। सो मिज़ोरम में ना लॉटरी फार्मिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है सीटैट में कि ये बताओ मिज़ोरम जो है जो मतलब वहाँ पे जो हिल्स हैं, फॉरेस्ट है, वहाँ पे कौन सी फार्मिंग होती थी, किस तरह की, मतलब वहाँ पे लॉटरी होती थी फार्मिंग करने के लिए, लॉटरी का आयोजन कह लो या कुछ कह लो वो होता था। देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल, पंचायत की मीटिंग बैठती थी,
राइट। एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग। तो उस लॉटरी में ये डिसाइड होता था, वहाँ पे ना चिट्स निकालते थे, चिट वाला सिस्टम होता था कि एक समथिंग कुछ एक सा मटका टाइप होता था, उसमें चिट्स रखी होती थी बहुत सारी, और वो चिट्स को निकाल करके डिसाइड किया जाता था कि किस फैमिली को कितना ज़्यादा पीस ऑफ लैंड मिलेगा फार्मिंग करने के लिए। द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज नॉट टू सेपरेट पीपल, क्योंकि लैंड जो है वो सबका है। अब ये कुडुक कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है, इसको ध्यान में रखना है, ये मिजोरम की बात हो रही है, राइट। सो लैंड को जो है वो किसी एक इंसान का नहीं बल्कि सभी का होता था। और इसके अलावा द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज नॉट टू सेपरेट पीपल, सो दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। वो लैंड के अलग अलग हिस्सों में फार्मिंग जो है वो 1 बाय 1 मतलब टर्न बाय टर्न जो है वो करते थे लॉटरी के बेसिस पे। इस बार जिस फैमिली का नाम निकला है वो करेगा खेती बाड़ी। द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टन ऑफ लैंड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटैट के लिए, और वो यही है कि जहाँ पर हम 1 टन सीड बोते हैं उसको 1 टन ऑफ लैंड कहा जाता है। बेसिकली क्या है ये, द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टन ऑफ सीड। तो टिन क्या है, टिन बेसिकली एक मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। द स्टेट्स अराउंड मिजोरम आर त्रिपुरा। मिजोरम के आसपास के एरियाज बताओ तो त्रिपुरा है, असम है, मणिपुर इज देयर। सम अदर वेज टू मेजर लैंड इन यार्ड्स, कि कितने बीघा ज़मीन है, कितने यार्ड की है, 50 यार्ड, गज वगैरह जो होता है ना, तो वो सब चीज़ें। अच्छा 1 टन ऑफ के बारे में मैं बता देती हूँ। 1 टन जो होता है, 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 kg, राइट। तो 1 टन अगर आपने बीज बोए हैं दैट मीन्स आपने 1000 kg बीज बोए हैं, राइट। सो ये चीज़ मुझे मैंने गूगल करके चेक किया था इसको, ये 1 टन क्या चीज़ होती है। सो इट्स अ मेजरिंग यूनिट बेसिकली। जो आप अगर 1 टन सीड्स उगा रहे हो दैट मीन्स आप 1000 kg सीड्स जो है वो उगा रहे हो। तो यही तो फार्मिंग का मेन पर्पस होता है, ताकि आप ज़्यादा लोगों के लिए चीज़ें जो हैं वो उगा सको। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ झूम फार्मिंग, ये बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे फोटोज़ भी लगाऊंगी। झूम फार्मिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे होता क्या है, पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे ये एक पीस ऑफ लैंड है और ये एक पीस ऑफ लैंड है, राइट। इस पीस ऑफ लैंड में एक फार्मर जो होता है, यहाँ पे झाड़ वाड़ होती हैं, मतलब झाड़ वाड़ मतलब जो भी मतलब वो होते हैं ना बुशेस, झाड़ियाँ वाड़ियाँ वो सब होती है, वो उसको काट के ना जला देता है। अब जलाने से क्या होता है, जब जला दिया जाएगा तो जो राख होती है, जो ऐश होती है, वो सॉइल की फर्टिलिटी में मिक्स हो मतलब सॉइल के अंदर मिक्स होकर उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देती है। और ऐसे ही करते रहते हैं ये लोग, यहाँ पे थोड़ा बहुत फार्मिंग जो है वो करते हैं। फिर 3 से 5 साल के बाद एज पर 12th क्लास जोग्राफी, क्योंकि जोग्राफी की जो बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी थी वो, तो 12th क्लास में ये लिखा हुआ है कि 3 से 5 साल खेतीबाड़ी करने के बाद वो एक नए पीस ऑफ लैंड पे जाते हैं। और जब नए पीस ऑफ लैंड पे वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी 3 से 5 साल बिताते हैं और वापस दूसरे वाले लैंड पर आ जाते हैं। इसी को बोलते हैं झूम साइकिल, यानी कि प्रीवियस लैंड पे आ जाना। मतलब इस लैंड पे खेती करी, फिर इधर चले गए, फिर यहाँ से 3 से 5 साल के बाद आप इधर आ गए। अच्छा आपने इस एरिया को खाली क्यों छोड़ा 3 से 5 साल के लिए, ताकि उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए, राइट। तो ये चीज़ें थी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ने से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ लिखा है झूम फार्मिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। आफ्टर कटिंग 1 क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स मतलब वही कुछ साल के लिए आप इसको छोड़ देते हो। अब होता क्या है, जब आप छोड़ देते हो तो कुछ भी नहीं गाते, नथिंग इज ग्रोन देयर। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ उगाया, ठीक है। आफ्टर कटिंग 1 क्रॉप, यहाँ पे आपने कुछ उगाया था, उसको कुछ टाइम के लिए आपने खाली छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ नहीं उगा रखा। अब यहाँ पर कुछ वीड्स उग जाती हैं। वीड्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो अच्छे खासे प्लांट के साथ खुद ब खुद ऐसे ही उग जाते हैं। तो ये जो वीड्स होते हैं इनको हम निकालते नहीं हैं, दे आर कट एंड बर्न। इसको हम काटते हैं और जला देते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न, ये दोनों ही जो वर्ड्स है ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में लिखे हुए हैं एसएसटी के, और 12th क्लास में भी ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में ये लिखा हुआ है। सो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसमें हम स्लैश करते हैं मीन्स काटते हैं और जला देते हैं इसको, जो ये वीड्स वगैरह होती हैं, बुशेज होती हैं। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल। ऐश जो होती है वो लैंड को फर्टाइल बनाती है। वाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। जब भी आप जला रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि फॉरेस्ट में आग फैल ना जाए बाकी एरियाज में। व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ लाइटली डग अप। उसके बाद ऐश वगैरह आ जाती है, राख मतलब ये पूरा जल जाता है। राख को हम मिक्स कर लेते हैं सॉइल के साथ, फिर थोड़ा सा डग करते हैं और प्लो नहीं करते। प्लो का मतलब है कि आप बहुत ही लार्ज
एरिया के लिए प्लो कर रहे हो, मतलब बहुत ही लार्ज उसके लिए मतलब हमें उगाना है, हम थोड़ा सा डगअप कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा खोद लेते हैं, ठीक है, उस ज़मीन को, सीड्स डालते हैं, सीड्स आर ड्रॉप ऑन इट इन वन फार्म, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स और चिलीज और राइस यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट सो दैट दे मिक्सड विद द सॉइल, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। सिंपल वही चीज़ है कि हम उनको पुल्ड आउट नहीं करते, काट देते हैं और वहीं जला देते हैं। नाउ द मेन क्रॉप हेयर इज राइस, यहाँ पे राइस उगाई जाती है। आफ्टर इट इज कट, राइस की फसल को काटने के बाद इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक इट होम। सो देर आर नो रोड्स, मतलब एक तो ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है, मतलब कि डिफ़िकल्ट होता है घर पे ले जाना उस कटे हुए जो राइस होता है उसको, उसकी क्रॉप को, क्योंकि वहाँ पे रोड्स नहीं हैं, हिली पाथ्स हैं, और जो भी हिली एरिया होता है वहाँ पे चढ़ के जाना फिर बहुत मुश्किल होता है। एंड पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक्स, और जो मतलब पीछे आपको बैक पे वो सारी चीज़ें ना लाद के लेके जानी होती, कैरी करके लेके जानी होती है। तो इसलिए जो राइस क्रॉप है वो उसको जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जब उसको काट लिया जाता है, तो घर ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। दिस टेक्स मैनी वीक्स, मतलब बहुत ज़्यादा हफ्ते लग जाते हैं। व्हेन द वर्क इज़ ओवर द एंटायर विलेज सेलिब्रेट, सो जब पूरा काम खत्म हो जाता है, सारी फसल वगैरह कट जाती है, तो पूरे विलेज के लोग जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, तो सारे के सारे लोग साथ में आते हैं, कुक करते हैं और खाना खाते हैं और डांस भी करते हैं और गाना भी गाते हैं। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, इंपॉर्टेंट ये है कि दे डू देयर स्पेशल चिराव डांस, वहाँ पे चिराव जो डांस होता है वो करते हैं। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब पेयर में एक दूसरे के साथ मतलब बैठते हैं, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, होल्डिंग बैम्बू स्टिक्स ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे बैठे होते हैं वो लोग, और उनके पास बैम्बू की स्टिक्स होती है। जैसे जैसे ड्रम बीट्स करता है, एज द ड्रम बीट्स द बैम्बूज आर बीटन टू द ग्राउंड, जैसे ड्रम बीट करेगा तो जो उनके पास बैम्बू स्टिक्स हैं वो लोग ग्राउंड पर बीट करेंगे उसको। डांसर्स उसमें स्टेप इन करते हैं, स्टेप आउट करते हैं, ये चीज़ मैं आपको दिखा दूंगी, ऑफ द बैम्बू स्टिक्स एंड डांस टू द बीट। तो मतलब ये उनका चिरो डांस होता है जो कि मिज़ोरम का है। हम लोग मिज़ोरम के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो मिज़ोरम में हमने क्या पढ़ा, एक तो लॉटरी के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे लॉटरी फार्मिंग टाइप होती है, मतलब एक चिट्स निकाली जाती हैं और उससे डिसाइड किया जाता है कि किस फैमिली को जो है वो मतलब फार्मिंग करने के लिए कितना ज़्यादा लैंड मिलेगा। एंड एक लैंड पे आप 1 टन ऑफ सीड अगर उगाते हो तो उसको 1 टन ऑफ लैंड कहते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था कि 1000 kg, राइट। और उसके बाद अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स होती हैं। फिर झूम फार्मिंग के बारे में पढ़ा कि झूम फार्मिंग क्या करते हैं, उसके अंदर कट करके उसको स्लैश करते हैं, बर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें। देन ये चिरौ डांस जो कि मिज़ोरम में होता है। नाउ चिरो डांस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिदम एंड स्किल्स, मतलब इसमें बीट जो होती है ना, उसमें जो रिदम होता है और आपका जो स्किल है वो लगता है, ठीक है। 4 पीपल्स होल्ड 2 पेयर्स ऑफ लॉन्ग बैम्बूज अक्रॉस वन अनदर ऑन द ग्राउंड एज द बैम्बू स्टिक्स आर क्लैप टुगेदर। द मेन डांसर्स इन ट्रेडिशनल अटायर वीव पैटर्न्स थ्रू देम इन टाइम टू द रिदम, मतलब वही है कि रिदम के हिसाब से इन एंड आउट, मतलब स्टेप इन एंड स्टेप आउट करते हैं, राइट। नाउ चिरो इज़ अ मेजर अट्रैक्शन ड्यूरिंग ऑल फेस्टिवल ओकेजन्स इन मिज़ोरम। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो चिरो डांस है या जो चिरो डांस एक स्टाइल है वो कहाँ पर या कौन से स्टेट में होता है इंडिया के। सो ये मिज़ोरम का एक ट्रेडिशनल डांस है। नाउ चिरो इज़ बिलीव टू हैव अ फॉरेन ओरिजिन, कहा जाता है कि ऐसे सिमिलर डांस जो थे वो आपको ईस्ट या फिलीपींस के आसपास देखने को मिलेंगे, और जो मीज़ो लोग थे वो वहाँ पे गए होंगे। द मीज़ोज में हैव ब्रॉट द डांस विद देम, वो वहाँ पे माइग्रेट होके गए होंगे। उसके बाद जब वो आए यहाँ पर तो ये वाला डांस अपने साथ लेकर आए, मतलब ये वाला डांस वहाँ से सीख करके उन्होंने यहाँ पे करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पर इस सिर्फ इतना ही चीज़ें थी, ये चिरौ डांस इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हमने पढ़ा कि राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 का वो इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि 25 ईयर्स से जो भी कोई इंसान एक जगह पे रह रहा है, फॉरेस्ट पे रह रहा है, उस पर उसका राइट होगा, आप उसको वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। एंड जो मिज़ोरम है वो हिल साइड में है और वो ईस्ट की तरफ ज़्यादा, मतलब ईस्ट की तरफ पड़ता है। एंड यहाँ पे 1 टन ऑफ सीड के बारे में हमने बात कर ली थी। और मिज़ोरम के आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो त्रिपुरा है और असम है और मणिपुर है। एंड झूम फार्मिंग के बारे में भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इसकी फर्टिलिटी जो है वो ऐश की वजह से ज़्यादा हो जाती है। फिर हमने मिज़ोरम के चिरौ डांस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो लोग होते हैं वो चिरौ डांस करते हैं, तो ये पूरा चिरौ डांस के ऊपर बेस्ड था ना। उसके बाद इसका फॉरेन ओरिजिन है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे लोग मिज़ो पीपल जो थे वो फिलीपींस या और ईस्ट की साइड गए होंगे, म्यांमार से भी आगे थोड़ा सा गए होंगे, तो फिर वहाँ से वो ये डांस सीख करके यहाँ पे लाए होंगे। उसके बाद है उड़ीसा के बारे में।
तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ना, ये चीज़ जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है मिज़ोरम, ठीक है। यहाँ पर मिज़ोरम हमें तो दिखाई दे रहा होगा इस तरफ। ओहो, एक सेकेंड। या जैसे कि हम यहाँ पे देखें अगर, तो ये मिज़ोरम है, ये है मिज़ोरम। तो ये मिज़ोरम है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था जस्ट, ठीक है। और अभी जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है उड़ीसा के बारे में, कि उड़ीसा के कौन कौन से मतलब एरियाज़ जो हैं यहाँ पे वो फेमस हैं, राइट। मतलब उड़ीसा के कौन कौन से जो एरियाज़ हैं वो आसपास उसके दिखाई देते हैं। सो उड़ीसा इज़ इन द ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये ईस्ट की तरफ पड़ता है, जो उड़ीसा है वो यहाँ पर है। इट इज़ टूवर्ड द ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के ईस्ट में है, यानी कि ये छत्तीसगढ़ है और इसकी ईस्टर्न साइड में क्या है, उड़ीसा है, राइट। साउथ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है उसके भी ये कहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये इस तरफ, ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है। मतलब ये आपको डायरेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में, आंध्र प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में आपको उड़ीसा दिखाई देगा। नाउ अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। अब है द बे ऑफ बंगाल इज़ क्लोज टू उड़ीसा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ीसा के साइड में कौन सा सी है। सो उड़ीसा के साइड में या फिर कौन सा जो रिवर बॉडी है वो है, तो वो है आपका बे ऑफ बंगाल। फॉलोइंग स्टेट हैव सी ऑन वन साइड। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से ऐसे इंडिया में स्टेट्स हैं जिनके एक तरफ रिवर है या फिर एक तरफ सी है। तो वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल के साइड में ये आपका बे ऑफ बंगाल है, उड़ीसा है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आएगा, देन उसके बाद तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, उसके बाद केरला, गोवा, ये केरला है, गोवा है। मतलब इन सब के इन साइड, इनके आसपास, इनके साइड में, एक तरफ इनके साइड में क्या देखने को मिलेगा, हमको सी देखने को मिलेगा। फिर ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात है। तो सी कौन सा, ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। तो ये पूरा चेन जो है वो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर पानी है। द स्टेट्स विच थिकेस्ट फॉरेस्ट विद थिकेस्ट फॉरेस्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किन स्टेट के पास थिकेस्ट फॉरेस्ट है। थिकेस्ट फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि किन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा आपके थिक फॉरेस्ट बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो डार्क ग्रीन कलर से सबसे ज़्यादा जो दिखाया हुआ है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर ये उत्तराखंड यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये झारखंड, ये रहा झारखंड इस तरफ, उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। तो ये जितने भी एरियाज़ हैं ये सारे थिकली कवर्ड हैं, मतलब ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट है। लुकिंग फॉर स्टेट विद डार्क ग्रीन कलर, तो जहाँ पे डार्क ग्रीन कलर है वो हमारे सारे थिकेस्ट फॉरेस्ट वाले एरियाज़ हैं, और जहाँ पे पैरेट ग्रीन कलर है वहाँ पे थोड़ा लेस थिक फॉरेस्ट है, यानी कि ये पूरा जो थोड़ा सा लाइटली मतलब लाइट ग्रीन या पैरेट ग्रीन जैसा कलर है, वहाँ पे थोड़े कम फॉरेस्ट या मतलब वहाँ पे थिन फॉरेस्ट है, मतलब उतनी थिक फॉरेस्ट नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और लास्ट है ये, द फॉरेस्ट इज़ एवरीथिंग फॉर अस आदिवासीज। मतलब यहाँ पर ना एक बच्चे ने ये चीज़ लिखी हुई है कि जो फॉरेस्ट है वो हम आदिवासी के लिए सब कुछ होता है। वी कांट लिव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन फॉर अ डे। हम एक दिन भी फॉरेस्ट से दूर नहीं रह सकते। गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड मैनी प्रोजेक्ट्स इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो ऐसा होता है कि डेवलपमेंट के नाम पे गवर्नमेंट कुछ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स चला देती है, जैसे डैम्स बनाना, फैक्ट्रीज़ बनाना, ये सब चला देती है, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ से उठ के जाना पड़ता है। सिमिलर स्टोरी हमने उसमें देखी थी, नो प्लेस फॉर अस में, जिसके अंदर दामजी भाई को भी अपना जगह छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भी डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। नाउ फॉरेस्ट विच आर आर्स आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम अस। मतलब हमारे जो फॉरेस्ट है हमसे छीन लिए जाते हैं। बिकॉज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स वी नीड टू थिंक वेयर द फॉरेस्ट पीपल विल गो, कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से हमें वहाँ से निकलना पड़ता है, तो हम कहाँ जाएंगे, एंड व्हाट विल हैपन टू दे लाइवलीहुड। ये हमें सोचना चाहिए कि उनके जीवन जीने के तरीक़ों का क्या होगा, लाइवलीहुड का क्या होगा। वेयर विल द लैक्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट गो। जो इतने लाखों एनिमल फॉरेस्ट में रहते थे, उनका वो हैबिटेट था, घर था, वो कहाँ जाएंगे। इफ़ देयर आर नो फॉरेस्ट एंड वी डग आउट आर लैंड्स फॉर मिनरल्स लाइक एल्यूमिनियम, व्हाट विल बी लेफ्ट। मतलब अगर हम सारी फॉरेस्ट ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और सारी मिनरल्स जो हैं नीचे से निकाल लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या। व्हाट विल बी लेफ्ट, ओनली पोल्यूटेड एयर। एकदम हवा जो होगी वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होगी, वाटर भी पोल्यूट होगा, एंड माइल्स ऑफ बैरन लैंड। और हर जगह बंजर ज़मीन हमें दिखाई देगी अगर हम बिना अपने इन्वायरमेंट को बचाए डेवलपमेंट करते रहेंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम्स हैं। बाकी इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ये भी खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस एक मतलब एक इमोशंस हैं बेसिकली, जो किसी ने लिखे हैं कि हमारे साथ जो है ऐसा होता आता है, ऐसा हो रहा है,
और मतलब डेवलपमेंट के नाम पे इतने सारी चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद ये उड़ीसा वाला जो चीज़ था वो याद करना है कि ये किस डायरेक्शन में है ये पता होना चाहिए, और इसके आसपास कौन से एरियाज़ हैं, और थिक फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे। थिक जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा वहीं मिलेंगे जहाँ पे रेनफॉल होती होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल भी होती है। और ज़्यादा थिकली कवर्ड जो फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, जो डार्क ग्रीन से शो होते हैं, और जो लाइट ग्रीन या पैरेट ग्रीन है, वहाँ पे हमने जो लेस थिक फॉरेस्ट है उनके उनके बारे में हमने यहाँ पे शो किया है। सो यही था इस चैप्टर में, इस लेसन के अंदर। सो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट आपका सेकंड कंप्लीट हो चुका है। आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ सो दैट आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें पेडागोजी के साथ, और सारे क्वेश्चंस और साइंस की भी वीडियोज़ को आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।